हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम आप अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इलेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी की बुक इकोनॉमिक्स की बुक का दूसरा चैप्टर। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं तथा दूसरे चैप्टर का कुछ पार्ट हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने इकोनॉमिक्स के दूसरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। पहले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि 1950 से लेकर 1990 की भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, क्या है पंचवर्षीय योजना तथा पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी तथा उसके जो निर्माता कौन थे तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। तो आई होप आपको पता चल गया था कि प्रथम पर योजना आयोग क्या था। योजना आयोग एक प्लानिंग कमीशन थी जिसमें कई इकोनॉमिक्स तथा भारत के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और बड़े बड़े इकोनॉमिक्स मिलकर यह योजना बनाते हैं कि किस तरह से किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके। तो अब आपको पता चल गया होगा भारत में प्रथम योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1950 में 1950 में हुई थी तथा पहले योजना आयोग के अध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के प्रथम योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उस टाइम जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसलिए हम प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए हम इसी चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। हमने ये पढ़ लिया था किस तरह से पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त किया तथा किन किन चीज़ों पे जोर देकर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किया। आज हम जो देखिए ये जो महानोबिश है यही थे भारत के पहले पंचवर्षीय योजना के निर्माता। इन्होंने इन्हीं के मॉडल पे प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया। और प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी वो कृषि आधारित योजना थी, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि कार्यों पर बहुत अधिक बल दिया गया था तथा उसने प्रथम पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुई। तो इसी को आगे चलते हुए आगे चैप्टर को बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं कि हरित क्रांति क्या है। क्या पढ़ेंगे हम, हरित क्रांति। हरित क्रांति से ही आपको पता चल गया कि ऐसी क्रांति जिसने भारत में खाद्यान्न की कमी को दूर कर दिया तथा भारत को आयातक देश से हटाकर निर्यातक देश की सूची में लाकर खड़ा कर दिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति है क्या। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक से तो हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही है, बल्कि हरित क्रांति से तो यूपीएससी के मेन में भी 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं हरित क्रांति की। हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति जैसे कि हमें पता चला, हरित क्रांति यानी हरी क्रांति, इसका अर्थ ही है हरी क्रांति यानी तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हरित क्रांति है क्या। हरित क्रांति स्वतंत्रता के समय देश के 75% जनसंख्या कृषि आधारित थी। इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम थी क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिसंख्य किसानों के पास आधिकारिक संरचना का भी अभाव था। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है
यदि मानसून स्तर कम होता था तो किसानों को कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधा उपलब्ध ना होती थी। देखिए दोस्तों, आज़ादी के समय से लेकर आज तक भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एक कृषि आधारित ही अर्थव्यवस्था है। लेकिन आज़ादी के समय जो हमारी 75 से 75% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई थी, लेकिन फिर भी अपना पेट नहीं भर पा रही थी। इसका मेन रीज़न ये था कि जो हमारी टेक्निक थी, हमारी तकनीक बहुत ही निम्न क्वालिटी की थी, क्योंकि हम उच्च तकनीक का प्रयोग नहीं करते थे। हम सिर्फ परंपरागत कृषि पर ही विश्वास करते थे, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी कृषि मानसून पर निर्भर थी। अगर मानसून सही हुआ तो हमारी कृषि में पैदावार अच्छी होती थी, लेकिन यदि मानसून ख़राब हो गया तो हमारी कृषि पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी तथा किसान को बहुत ही नुकसान होता था। और जो ये हरित क्रांति है, हरित क्रांति का मेन मकसद यही था कि किसानों को उच्च तकनीक का उपयोग करवा के, अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध करा के, सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करा के भारतीय कृषि को उच्च स्तर पर पहुंचाना तथा खाद्यान्न की फसलों को, खाद्यान्न संकट को दूर करना। तो जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति का तात्पर्य यही था कि भारतीय किसान को खाद्यान्न संकट से दूर करना। और जो हरित क्रांति थी ये बहुत ही जिसे हम संजीवनी बूटी भी कह सकते हैं, क्योंकि हरित क्रांति ने भारतीय किसान की पूरी जीवन रेखा ही बदल डाली। क्योंकि इस हरित क्रांति ने हरित क्रांति के बाद जहां हम गेहूं, चावल और खाद्यान्न फसलों को आयात करते थे, इस क्रांति के बाद हमारे यहाँ इतनी खाद्यान्न फसलों की पैदावार हुई कि हमारे गोदाम भरने के बाद भी हम खाद्यान्न फसलें, गेहूं और चावल और दूसरे अनाज हम निर्यात भी करने लग गए। तो चलिए हम आज यही पढ़ने वाले हैं कि हरित क्रांति क्या है तथा इसने किस तरह से भारतीय कृषि को पूरी तरह से बदल दिया। यह सुविधा ही कुछ किसानों के पास थी। औपनिवेशिक काल में देखिए, औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति से अस्थायी समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग से है, विशेषकर गेहूं तथा चावल। जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति का मेन मकसद यही था कि खाद्यान्न फसलों को दूर करना। तो हरित क्रांति ने क्या करा, उच्च क्वालिटी यानी उच्च तकनीकी बीजे, जिसे हम HYB बीजे करते थे, वो किसानों को मुहैया करवाई, सिंचाई का अच्छा प्रबंध करवाया और किसानों को अच्छी उच्च तकनीक के लेटेस्ट औजार मुहैया करवाए, जिस कारण हमारी पैदावार इतनी हुई कि हमने खाद्यान्न फसलें, गेहूं, चावल का निर्यात भी करना शुरू कर दिया। ये देखिए, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये रहा। HYB के प्रयोग से विशेषकर गेहूं तथा चावल उत्पादन में वृद्धि हुई। इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, कीटनाशक तथा निश्चित जल आपूर्ति की भी आवश्यकता थी। इन आयतों का सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण था। बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधा और उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए संसाधन की आवश्यकता थी। ये जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति ने पूरी तरह से भारतीय किसानों का जीवन बदल के रख दिया। क्योंकि और भारत में जो हरित क्रांति है उसका जनक किसे कहा जाता है। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो हरित क्रांति है उसका जनक M स्वामीनाथन को कहा जाता है। इनकी ही अध्यक्षता में हरित क्रांति को अपनाया गया तथा किसानों को उच्च क्वालिटी के बीज मुहैया कराए गए तथा उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई का पूर्ण प्रबंध करा के भारतीय कृषि को एक
आत्मनिर्भर तथा आत्मनिर्भर कृषि बना दिया तथा किसानों की आय में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। ये देखिए, हरित क्रांति के पहले चरण में लगभग 1960 के दशक से मध्य पहला हरित क्रांति कब चालू हुआ? 1960 से 1970 के जिसमें HYB बीजों का उपयोग हुआ। जिसमें किन बीजों का, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे ज़रूर याद रखना कि हरित क्रांति में किन बीजों का उपयोग हुआ था। हरित क्रांति में HYB बीजों का उपयोग हुआ और ये किन राज्यों में बहुत ही सफल रहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे तो आप याद कर लीजिए कि हरित क्रांति पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ही सफल हुआ तथा यहाँ के किसानों की इसने पूरी जीवन रेखा ही बदल डाली। ये देखिए, गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया। लेकिन हरित क्रांति जो थी उसके, ये तो मैंने आपको लाभ बताएं कि हरित क्रांति के क्या लाभ हुए। हरित क्रांति से बम्पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन हुआ, किसानों की आय बढ़ी तथा किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ी। उन्होंने HYB बीजों का प्रयोग करके कीटनाशक तथा उर्वरकों का प्रयोग करके दुगनी से भी ज़्यादा मात्रा में फसल का उपज किया तथा अपनी आय में वृद्धि की। लेकिन जो हरित क्रांति थी इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है, कुछ हानियाँ भी हैं। जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति का जो लाभ था सभी किसानों को नहीं मिल पाया, क्योंकि उस समय के जो हमारे किसान थे वो गरीब किसान थे, क्योंकि उनके पास अच्छे बीज, उच्च तकनीक खरीदने के पैसे नहीं थे। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि जो हरित क्रांति थी सभी किसानों के लिए वरदान साबित नहीं है। उन्हीं किसानों के लिए वरदान साबित हुई जो अमीर थे, जिनके पास पूंजी का अभाव नहीं था। लेकिन जो भी हो, हरित क्रांति ने पूरी तरह से भारत की तस्वीर ही बदल डाली। 1970 और 80 के दशक में के मध्य तक HYB बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। अब भारत को अपने खाद्यान्न संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश पर कृपा पर निर्भर नहीं था। देखिए, अभी मैंने आपको बताया हरित क्रांति के कारण पैदावार इतनी हुई कि हमारी खाद्यान्न संकट दूर हो गई। जो चीज़ें हम दूसरे देशों से आयात करवाते थे, अब हमने आयात करवाना बंद कर दिया, अपितु हमने निर्यात करना चालू कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ अधिक मात्रा में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन हुआ, जिस कारण हम आयातक देश से हटकर निर्यातक देश की श्रेणी में आ गए। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा हरित क्रांति क्या है, या ये किस तरह काम करती है, इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। देखे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कोई प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, हरित क्रांति से एक से दो क्वेश्चन आता ही आता है। और मेंस जहाँ तक उम्मीद है UPSC के मेंस में हरित क्रांति से तो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। तो आप याद रखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे MS स्वामीनाथन। और यह भारत में 60 से 70 के दशक में अपनाया गया। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने भारतीय किसानों की पूरी जीवन रेखा ही बदल डाली। तो अब मैं हरित क्रांति के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जो हरित क्रांति है उसका मेन मकसद क्या था? भारत में खाद्यान्न फसलों की कमी को दूर करना। इसमें HYB बीजों का प्रयोग किया गया और उर्वरक, कीटनाशक तथा उच्च तकनीकों का प्रयोग करके भारतीय कृषि का विकास किया गया
तथा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई, और जिस कारण भारत में बम्पर फसल का उत्पादन हुआ तथा भारत में खाद्यान्न संकट दूर हो गया। ये तो इसके एडवांटेज हैं। अब हम हरित क्रांति के डिसएडवांटेज बताते हैं, इसकी क्या क्या हानियाँ हैं। पहली हानि तो यही है कि यह हरित क्रांति का लाभ सभी किसानों को नहीं मिल पाया, क्योंकि हरित क्रांति का लाभ वही किसान उठा पाए जो पैसे वाले थे, यानी अमीर थे। दूसरा यह है कि अधिक कीटनाशक तथा उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो गई, जिस कारण हरित क्रांति ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। तीसरा डिसएडवांटेज यह है कि इसका जो लाभ भारत के सभी किसानों को नहीं मिल पाया। इसका जो लाभ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को ही मिल पाया, जिस कारण यह पूरे देश में इसका विस्तार नहीं हो पाया। यह भी इसकी एक हानि है। तो अब आपको यह पता चल गया कि हरित क्रांति क्या है, इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या यह किस तरह कार्य करती है, और यह किस तरह किसानों की आय में इसने वृद्धि की तथा भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाया। ये देखिए 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता के वृद्धि से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। यह निश्चय ही गौरवपूर्ण उपलब्धि है। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू यह रहा कि 1990 तक भी देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी। इसका सकारात्मक तो ये रहा कि भारत में खाद्यान्न संकट दूर हो गया तथा भारत एक आत्मनिर्भर देश, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर देश बन गया। लेकिन इसकी जो डिसएडवांटेज ये है कि अभी भी 65% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई थी, जो देश के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। भारत में 1950 से 1990 की अवधि में जीडीपी में कृषि के अंशदान तो भारी कमी रही। लेकिन ये देखिए जो भारत में जो जीडीपी थी 1950 से लेके 1990 तक वो कम ही रही, क्योंकि बेशक हरित क्रांति ने किसानों की आय में वृद्धि करी तथा भारत को आत्मनिर्भर देश बनाया, लेकिन फिर भी इसका लाभ पूरे देश में नहीं हो पाया, जिस कारण भारत की जीडीपी उस तरीके से नहीं आगे बढ़ सके जितना हमने एक्सेप्ट करा था। 1950 में 67.5% थी जो जनसंख्या कृषि कार्य में लगी थी। 1950 में लगभग 67% थी और 1990 में घटकर 64% हुई। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरित क्रांति बेशक सफल हुआ, किसानों को आय में वृद्धि हुई, हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन हमारी जो जीडीपी थी, जीडीपी की ग्रोथ धीमी ही रही है। देखिए ये जो डेटा है ये यही शो करता है। जो 1950 से 51 में कृषि के क्षेत्र में लगे हुए लोग थे वो थे 70%, और 1990-91 में कितने आ गए, यानी सिर्फ 4% की वृद्धि कमी आई। और उद्योग में कितने लगे थे 1950 से 51 में 10%, और 1990-91 में आ गए 12%। लेकिन और ये सेवा क्षेत्र में कितने 17% लगे हुए थे, और 1990-91 में 20%। तो इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भारत में की जो विकास दर थी वो धीमी ही रही। 1950 से लेके 1991 तक भारत की जो विकास दर थी वो धीमी ही रही। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि भारत में कृषि का विकास किस तरह हुआ, किस तरह हरित क्रांति ने भारत की पूरी जीवन रेखा बदल डाली। तो देखिए दोस्तों, ये चैप्टर
बहुत ही लंबा है, इसलिए मुझे इसका एक और पार्ट बनाना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम भारतीय उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। हमने पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति के बारे में पढ़ लिया। जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो भारतीय उद्योग होगा, किस तरह 1950 से लेकर 1990 के बीच में भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नए लेक्चर में इसी चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।